लेकिन स्पेक्ट्रम के वो तमाम प्रश्न होंगे यहाँ पे ऑलरेडी, उसके कटिंग्स होंगे करने के लिए। वही सभा का गठन 1922 में मोहम्मद जुब्बैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कहाँ किया गया था? तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किसान सभा का गठन जो किया गया था 1922 ईस्वी में, यह कहां किया गया था? तो याद रखिएगा, यह किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था। कहां किया गया था? तो साथियों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस फिलर में हम लोग क्या फिल करेंगे? तो हमारा आंसर मुंगेर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, हमारा आंसर मुंगेर हो जाएगा। अब जरा सा किसान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हमारा होमवर्क सीरीज का कि 1774 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में डैश में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आंसर हमने बताया भी था कि पटना के नेपाली कोठी में इसने अपना पहली कंपनी की स्थापना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी में अपनी कंपनी की स्थापना की। अब जब आ जाता है बिहार में 1857 की क्रांति के बारे में कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो समझिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात की जाए कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के गठन की बात आएगी तो याद रखिएगा सचिंद्र सान्याल ने किया था। किसने? सचिंद्र सान्याल। अगर हम अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति की इससे पूर्व में 3 शाखा हुआ करती थी। सबसे पहले कोलकाता शाखा, दूसरा ढाका शाखा। अगर ढाका शाखा की बात करें तो ढाका शाखा की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने करी थी। और कोलकाता शाखा की बात करें तो इसका आंसर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने कई बार ऐसे प्रश्न को करवाया है। महात्मा गांधी द्वारा बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन कब किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन 1922 में किया गया था। याद रखेगा 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना उद्घाटन किया गया था। और ये वही समय था जब असहयोग आंदोलन चल रहे थे। और इसी समय में 1921 में सदाकत आश्रम की उद्घाटन भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की बात आएगी तो याद रखेगा इसकी स्थापना गांधी जी ने नहीं किया था, मौलाना मजहरुल हक ने किया। आधुनिक काल में प्रवेश करेगा। ये पूरा का पूरा पुनर्जागरण का युग एक प्रकार का संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, जो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में आता है। याद रखेगा ये पुनर्जागरण की शुरुआत की घटना जो है जिसमें 1453 में कुस्तुनतुनिया की पतन की बात करते हो, यहां से पुनर्जागरण का एक काल शुरू होता है। और कहते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया की पतन ने यूरोप को कई रूपों में प्रभावित किया और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो याद रखेगा 14th से 17th सेंचुरी में। और पुनर्जागरण की शुरुआत मुख्य रूप से इटली के फ्लोरेंस नगर से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इटली का जो रोम शहर है वह 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद एक तरीके से शेल्टर के रूप में स्थापित हुआ था। उस समय जो विद्वानों को मार करके भगाया गया था कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र से उनका, और यहीं से इसलिए कहते हैं कि शुरुआत होती है किस चीज की? तो पुनर्जागरण का। याद रखेगा पुनर्जागरण यूरोप के दृष्टिकोण से मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश का एक समय है। ये एक संक्रमण काल है जब लोगों के रेशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, जब नई नई चीजों की खोज होगी, लोग जो है अब मानवतावाद की ओर बढ़ेगा। तो इसे हम लोग पुनर्जागरण का काल कहेंगे। दूसरी क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें कि आधुनिक राजनीति का दर्शन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मैकियावेली का नाम। क्या रखिएगा? मैकियावेली का नाम। मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम है द प्रिंस। याद रखिएगा मैकियावेली की इस पुस्तक के बारे में कई बार आपके पेपर में पूछा है कि मैकियावेली द प्रिंस के रचनाकार कौन है? ये मैकियावेली होंगे। अगर पूछा जाए कि मैकियावेली का जन्म कहां हुआ था तो मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था। ये एक महान दार्शनिक, महान लेखक, महान थिंकर्स, महान राजनयिक के तौर पर हम लोग किसको जानते हैं? मैकियावेली को जानते हैं। मैकियावेली का ही एक स्टेटमेंट था कि राजनीति अवसरवादियों का चीज है। याद रखिएगा इन्होंने कहा था कि राजनीति जो होता है, ये मैकियावेली का कथन था कि राजनीति अवसरवादियों का चीज है, अवसरवादियों का चीज है। याद रखेगा अवसरवादियों का चीज है। सत्ता जो है येन केन प्रक्रेन साम दाम दंड भेद से
अपने वश में रखा जाना चाहिए, ऐसा यहां पर यह कहा गया है मैकियावेली के द्वारा। तो मैकियावेली को हम लोग आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मानते हैं। और आज के डेट में मैकियावेली की कहा गया यह कथन स्पष्ट तौर पे आपको दिखेगा कि राजनीति एक अवसरवाद है। क्या है? राजनीति एक अवसरवाद है, याद रखिएगा। द प्रिंस इनकी प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी, द प्रिंस इनकी प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी, याद रखिएगा, प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी। ये इटली के रहने वाले थे, ये इटली के रहने वाले थे। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो अगर हम बात करें रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो रोम को इटली की राजधानी, संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसको 1871 में घोषित किया गया था। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी साथियों कब घोषित किया गया? तो 1871 में घोषित किया गया। अब देखिए, अगर हम कहें कि धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत या पुनर्जागरण की शुरुआत, ये दोनों के दोनों चीजें इटली के रोम शहर से ही होती है, इटली से ही होती है, इटली के फ्लोरेंस नगर से होती है। याद रखिएगा, पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात करें तो इटली के ही पुनर्जागरण के अग्रदूत इटली के एक महान कवि हुआ करते थे, दांते। याद रखिएगा, अगर पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात आएगी कि पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था, तो इटली के एक महान कवि हुआ करते थे, दांते। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये जो दांते हैं ना, इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। कहां हुआ था साथियों? इटली के फ्लोरेंस नगर में ही इनका जन्म हुआ था। मानवतावाद का संस्थापक अगर पूछा जाए तो पेट्रार्क को कहा जाता है, और ये इनका भी संबंध इटली से ही, याद रखिएगा, पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? मानवतावाद का जनक। और ये पेट्रार्क कहां के रहने वाले हैं? ये पेट्रार्क भी रहने वाले हैं इसी इटली के, याद रखेगा, इसी इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन व्यक्ति का नाम याद रखेगा, मैकियावेली का नाम, अब दांते का नाम याद रखेगा, पेट्रार्क का नाम याद रखेगा। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा गया है। अगर हम दांते की बात करें तो पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। अगर हम लोग पेट्रार्क की बात करें तो पेट्रार्क को क्या कहा था? मानवतावाद का संस्थापक या जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जो है निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। निकोलस द्वितीय के द्वारा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया गया था। निकोलस द्वितीय। काला हाथ कहां की गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? आपसे पूछा जाएगा कि काला हाथ जो है ये कहां की गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? तो कहते हैं कि काला हाथ जो है ये सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका गठन 1901 ईस्वी में किया गया था। और जितने भी मेंबर्स थे काला हाथ में, वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं सर्बियाई साम्राज्य की सेना के अधिकारी हुआ करते थे। कौन थे? तो सर्बियाई साम्राज्य के सेना के अधिकारी हुआ करते थे। ये हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य से मुक्ति चाहते थे। ये जो हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य है, इससे ये मुक्ति चाहते थे, याद रखिएगा। तो ये जो सर्बियाई सेना के जो अधिकारी होते थे, इन लोगों ने ही मिलकर के 1901 में सर्बिया में एक काला हाथ नाम की गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया। तो ये हमारा होमवर्क सीरीज के क्वेश्चन से जो कि हमारा एंड हो गए। अब हम बात करेंगे किस पे? तो अब हम बात करेंगे अपने उन प्रश्नों पे जिसके बारे में हमें आज चर्चा करना है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रॉलेट सत्याग्रह है। आज का मेन टॉपिक हमारा है आपका रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये दो टॉपिक को आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने इस एनसीईआरटी इस सेशन में। और ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारा किस बुक से कवर होगा? ये स्पेक्ट्रम से होगा। कहता है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको ढूंढना है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव के पश्चात श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? आपको बताना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। 1935 में तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिए गए कि प्रांतीय अधिवेशन करवाया गया। कांग्रेस का यह निर्णय फैजपुर अधिवेशन में लिया गया था। कहते हैं 1937 में कुल 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे और इन चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हासिल हुई थी। कहा जाता है कि 11 प्रांतों में जो कांग्रेस ने चुनाव करवाया था, इन 11 प्रांतों में कांग्रेस को 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिली, जबकि शुरुआत में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में
सरकारें बनाई और फिर बाद में एक और प्रांत में बनाते हुए कुल प्रांतों की संख्या जो कांग्रेस शासित थी वो 8 हो जाती है। यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव थे, और ये प्रश्न बिल्कुल बिहार के कंटेक्स्ट में है। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए वहां पे जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम याद रखेगा। ये प्रांतीय चुनाव 1937 के पश्चात जब बिहार में कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल का मुखिया यही होंगे और कांग्रेस की तरफ से बिहार के प्रधानमंत्री के पद पे इन्हें नियुक्त किया जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा। कहते हैं तो श्री कृष्ण सिंह जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया, और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अब सबसे पहले आइए हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लें, कुछ फैक्ट्स के बारे में कि 1937 में कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो अगर हम इलेक्शन की बात करें, कुल कितने प्रांतों में ये इलेक्शन हुए थे, तो फिर से मैं बता दूं कि 11 प्रांतों में ये कुल मिलाकर के इलेक्शन हुए थे। इन चुनाव में अगर हम बात करें कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की बात करें कि कांग्रेस को किसमें स्पष्ट बहुमत मिला था, मतलब कि सरकार बनाने के लिए जितने सीटों की आवश्यकता थी वो कांग्रेस को कितने प्रांतों में मिला था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलती है। जबकि कांग्रेस की सरकार अगर कहा जाए कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो शुरुआत में 7 प्रांतों में सरकार बनेगी, लेकिन बाद में फिर ये 8 प्रांत हो जाएंगे। याद रखिएगा, बाद में ये 8 प्रांत हो जाएंगे। इसी समय कहते हैं कि कांग्रेस ने कुल कितने सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था। अगर हम बात करें कि कुल कितने सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, कुल कितने सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी इस समय में, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें 758 सीट, याद रखिएगा 758 सीट पे इनको विक्ट्री हासिल हुआ था। 758 सीट पे इन्हें विजय हासिल हुआ था, ये जीते थे। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कांग्रेस को अच्छा खासा सफलता मिला। बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। याद रखिएगा, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन कहा जाता है कि पूर्ण बहुमत मिलने के पश्चात भी कांग्रेस सरकार बिहार में नहीं बनाती है। जब कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है तो कांग्रेस सरकार नहीं बनाएंगी। कांग्रेस के जगह पर एक दूसरी पार्टी बिहार में जो उस समय में चुनाव लड़ रही थी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, याद रखिएगा कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी याद रखेगा, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम आप लोग याद रखेगा। ये जो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी है ये किसकी पार्टी थी, तो मोहम्मद यूनुस की पार्टी थी। याद रखेगा, मोहम्मद यूनुस की पार्टी थी ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने 20 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करा था, 20 सीट चुनाव में हासिल करा था। कहते हैं कि बिहार में 40 सीट जो है वह मुस्लिम सीट घोषित किया गया था, मतलब मुसलमानों के लिए 40 सीट को रिजर्व किया गया था, जिसमें इन 40 सीटों का इतिहास यही रहा कि 20 सीटों पर जीत हासिल मोहम्मद यूनुस करेंगे और 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। तो अगर पूछा जाए 1937 के प्रांतीय चुनाव में बिहार में मुस्लिम बहुल 4 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, तो 40 सीटों में कांग्रेस को 4 सीट, जबकि मोहम्मद यूनुस को 20 सीट मिला था। कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जब कांग्रेस ने सरकार बनाने से सीधे तौर पर मना कर दिया तो मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो कहा जाता है कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री की बात करें कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ, तो हम मोहम्मद यूनुस का नाम लेंगे। हम लोग मोहम्मद यूनुस का नाम लेंगे। अब दूसरी बात कि मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से थे, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इनकी पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। याद रखिएगा, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इनकी हुआ करती थी। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस सरकार कब बनाएंगे। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद यूनुस ने सरकार का गठन कब किया था, तो ये सरकार का गठन कब करते हैं, याद रखेगा, ये सरकार का गठन कब करेंगे, तो सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। कहते हैं जैसे इन्होंने सरकार बनाई, इस सरकार का जबरदस्त विरोध किया गया। उस समय कांग्रेस के युवा नेता जयप्रकाश नारायण ने खुल करके मोहम्मद यूनुस की सरकार का विरोध किया। क्यों ऐसा? इसलिए कहा गया कि सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी थी वो तो कांग्रेस के पास थी, लेकिन सरकार बनाया कौन? जो अल्पमत की पार्टी थी, मोहम्मद यूनुस की पार्टी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। ऐसा नहीं था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को पहले न्योता मिला सरकार बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में अक्सर उस पार्टी को न्योता मिलता है सरकार बनाने को जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार का गठन नहीं करती
करती है, सरकार का गठन करने से इनकार कर देती है, तो सरकार का गठन करने के लिए न्योता दूसरी पार्टी को मिलेगा जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होंगी। तो मोहम्मद यूनुस की पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिला। मोहम्मद यूनुस सरकार बनाएंगे और बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि उस समय प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस की यह सरकार मात्र 6 माह तक चल पाती है। बहुत लंबे समय तक मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं चल पाती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मोहम्मद यूनुस की सरकार बनेगी तो जयप्रकाश नारायण, याद रखेगा जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखेगा, कांग्रेस के उस समय के युवा नेता थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, विरोध कर दिया। इन्होंने विरोध किया और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने अल्पमत की सरकार, अल्पमत की पार्टी को न्योता दिया है। मतलब क्या, अल्पमत की सरकार है बिहार में। कहते हैं कि इसके बाद प्रदर्शन हुए। ये मोहम्मद यूनुस का घर जो है फ्रेजर रोड में, इनका अपना घर हुआ करता था, फ्रेजर रोड में इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और मोहम्मद यूनुस को बर्खास्त करके फिर से सरकार बनाने का न्योता किसके पास गया, तो ये श्री कृष्ण सिंह के पास गया। कहते हैं कि 6 माह बाद क्या हुआ, 6 माह बाद कांग्रेस सरकार बनाएगी। जब मोहम्मद यूनुस की पार्टी की सरकार गिर जाएगी तो 6 माह बाद कांग्रेस सरकार में आती है। कहते हैं कि कांग्रेस 6 माह बाद सरकार बनाती है। जब कांग्रेस 6 माह बाद सरकार बनाएगी तो वह तिथि कौन सा होगा, तो जरा सा याद करिए, 20 जुलाई 1937 को। कहते हैं कि 20 जुलाई 1937 को यह शपथ लेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और कहते हैं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जब सरकार बनेगी तो बिहार के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो बिहार के पीएम उस समय में कौन बनेंगे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम याद रखिएगा। तो ये तमाम चीजें आप याद रखिएगा कि उस समय में पूरे भारत में 1500 सीटों पे चुनाव अपनी पार्टी उम्मीदवार को खड़ा किया था कांग्रेस ने। 798 सीटों पे इन्हें जीत हासिल हुई थी। 11 प्रांतों में चुनाव हुई, स्पष्ट बहुमत 5 की सरकार बनी। लेकिन बिहार में पहली सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी और मोहम्मद यूनुस की सरकार जब कुछ माह के बाद इस्तीफा देगी तो अब जाकर के कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगी और उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह करेंगे, याद रखेगा। तो तमाम चीजें समझ में आपको आ गई होगी। आई थिंक तमाम चीजें आपके समझ में आ गई होगी। एक बार बोल दीजिए कि हाँ सर ये चीजें हमारे समझ में आ गई। एक बार बस बता दीजिए कि हाँ सर चीजें, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहते हैं 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम, फूलन प्रसाद वर्मा। लेकिन क्या सिर्फ फूलन प्रसाद वर्मा ही थे इसमें, क्या सिर्फ फूलन प्रसाद वर्मा नहीं, तो गंगा शरण सिन्हा का नाम याद रखिएगा। एक नाम आपको याद रखना है, गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा का नाम याद रखिएगा। देखिए ये सारे वो नाम हैं जो अक्सर आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का नाम याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का नाम याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम याद रखिएगा। रामानंद मिश्र का नाम याद रखिएगा, रामानंद मिश्र का नाम याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिएगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की है। तो मेन फाउंडर के तौर पर हम लोग फूलन प्रसाद वर्मा का नाम याद रखेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब करी गई है, अर्थात बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी गई है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे वो नाम हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन यहीं पर पूछा जाता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मान लीजिए यहीं पर आपसे यह पूछ लिया जाता कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना हमारा, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर पूछ लिया जाता तो आप आंसर क्या करते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यह भी आपका प्रश्न बन सकता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी गई है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी गई है। अगर ये आपका क्वेश्चन होता कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी, जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखेगा 1934 में किसने, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, याद रखेगा जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना करी है। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में, जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लेस पूछा जाए किसकी स्थापना कहां करी गई है, प्लेस तो पटना में एक जगह है अंजुमन इस्लामिया, याद रखेगा अंजुमन इस्लामिया का नाम याद रखिएगा, अंजुमन इस्लामिया में ही इसकी स्थापना करी गई है। कहां करी गई थी, अंजुमन इस्लामिया, याद रखिएगा अंजुमन इस्लामिया इसका नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया, इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहले अध्यक्ष की बात आएगी तो पहले अध्यक्ष के तौर पर हम लोग किसका नाम देंगे, तो पहले अध्यक्ष के तौर पे हम लोग आचार्य नरेंद्र देव का नाम देंगे। किसका, आचार्य नरेंद्र देव का नाम याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र
देव का नाम याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव का नाम। जबकि हम बात करें कि महासचिव किसे बनाया गया था, तो महासचिव की बात करें, महासचिव किसे बनाया गया था, कि अगर हम महासचिव की बात करें तो हम किसका नाम, जयप्रकाश नारायण का नाम देंगे। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम देंगे महासचिव के तौर पर। इसके अलावा मीनू मसानी की बात करिए, राम मनोहर लोहिया की बात करिए, ये सारे के सारे लोग सोशलिस्ट विचारधारा के नेता थे। मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, ये सारे लोग थे। सदस्यों में बात करें तो सदस्यों में प्रमुख सदस्य के तौर पर राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में इनकी गिनती होती है। राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखिएगा। मीनू मसानी का नाम याद रखिएगा साथियों, मीनू मसानी का नाम याद रखिएगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में करी थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव किसे बनाया गया था। तो प्रश्न कहता है कि 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव किसे बनाया गया था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एनजी रंगा का नाम, एनजी रंगा को जो है अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव बनाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष किसे बनाया गया था, एनजी रंगा को अगर अध्यक्ष बनाया, सचिव बनाया गया था, तो बात अध्यक्ष की आएगी, तो याद रखेगा सहजानंद सरस्वती। तो 1936 में लखनऊ में जो भारतीय किसान सभा का गठन किया गया है, इसका सचिव एनजी रंगा को बनाया गया। जबकि अध्यक्ष की बात आएगी कि अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सहजानंद सरस्वती का नाम याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती का नाम याद रखिएगा। सरस्वती ये बिहार के एक बड़े किसान नेता थे, याद रखिएगा, बिहार के बड़े किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं। साइमन कमीशन का पटना में आगमन कब हुआ। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का पटना में आगमन कब हुआ था। अब इसका आंसर आपको करना है, साइमन कमीशन का पटना में आगमन की बात करता है। तो साइमन कमीशन का जो पटना में आगमन हुआ था वो कब हुआ था साथियों, याद रखिएगा, ये 12 दिसंबर 1928 को होगा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आएगा। साइमन कमीशन पटना कब आएगा, तो 12 दिसंबर 1928 को ये पटना पहुंचेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन के विरोध के लिए, साइमन कमीशन के विरोध के लिए किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। कहते हैं कि जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था तो वह समय साइमन कमीशन के गठन से देख लीजिए चीजों को, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न इस बार भी पूछा गया था कि इसका गठन कब किया गया, यह प्रश्न पूछा गया था, इस बार पूछा गया है, ठीक है, आपके टीआरई के पेपर में होगा, याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया, इसलिए साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध भी किया गया और इस कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहते हैं जो साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन हिंदुस्तान आएगी और ये हिंदुस्तान कब आएगी, तो 2 बार आएगी। पहले तो एक बार 3 फरवरी 1928 को आएगी, फिर अक्टूबर 1928 में ही ये दोबारा आएगी हिंदुस्तान में। कहते हैं जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ, जब दोबारा आगमन हुआ, तो जम करके साइमन कमीशन का विरोध हुआ और कहा जाता है कि इस साइमन कमीशन के विरोध के दौरान साइमन कमीशन का पटना आगमन होगा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार आएगा और कहते हैं कि जब साइमन कमीशन बिहार आया तो साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय बिहार में जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाया गया था, ये अनुराधा नारायण सिन्हा, याद रखिएगा, अनुराधा नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा मत याद रखिएगा, अनुराधा नारायण सिन्हा नाम है इनका, ठीक है। मैं लिख देता हूं, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का पटना आगमन की बात आएगी तो मैं लिख देता हूं, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ, साइमन कमीशन का पटना आगमन, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ। पटना आगमन की बात करें तो अभी जस्ट हमने बताया कि साइमन कमीशन का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को होगा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार के पटना आएगी। अगर हम बात करें इसके विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, याद रखेगा, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया विरोध करने के लिए, सर्वदलीय सम्मेलन, विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगी, जब यह सर्वदलीय सम्मेलन होगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगी, तो अनुराधा नारायण सिन्हा, अनुग्रह मत समझ लीजिएगा नहीं तो चीजें एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी। अनुराधा नारायण सिन्हा का नाम याद रखिएगा, अनुराधा नारायण सिन्हा का नाम याद रखना है आपको, अनुराधा नारायण सिन्हा का नाम याद रखना है। ये जो अनुराधा नारायण सिन्हा है, इन्हीं की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए बिहार में एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाया गया था साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस की बैठक में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस जिसे
डैश ने पेश किया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1920 की बात कर रहा है। 1920 में जब भारत में क्या चल रहा था, याद रखिएगा 1920 में जब भारत में चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन। कहते हैं कि 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करा, और कहते हैं कि इसी संदर्भ में बिहार में भी असहयोग आंदोलन का प्रवेश हुआ। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस प्रस्ताव को कौन पेश करेगा? ये जो कांग्रेस की बैठक में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था प्रस्ताव को, तो धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम याद रखिएगा। धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम याद रखिएगा। धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, इन्होंने असहयोग के प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, इन्होंने ही, कहता है कि इटली के महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इटली के उस महान कवि का नाम बताइए जिनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, और उन्हें क्या माना जाता है? याद रखिएगा, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आपको बताना है कौन होगा वो, दांते होंगे या जो कौन होंगे? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? दांते होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दांते होगा। याद रखिएगा इसका आंसर दांते होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर हम लोग दांते करेंगे। ठीक है, दांते। ठीक है, तो इटली के महान कवि ये हुआ करते थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत इन्हें माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां से ये भी बनता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो अगर हम पुनर्जागरण की शुरुआत की बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। याद रखिएगा साथियों, इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी, और इसी इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था, जिन्हें आगे चलकर पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना गया है। तो याद रखिएगा इन्हें क्या माना गया है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? यह प्रश्न इस बार आपके पेपर में पूछे गए थे कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है साथियों? तो इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। याद रखिएगा ये जो मेजनी है, इन्हीं मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक मैंने आपसे पूछा था अन्ना कैरेनिना, इसके लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। बताइएगा अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय को हम लोग अन्ना कैरेनिना के लेखक के तौर पे जानते हैं। यह पुस्तक है अन्ना कैरेनिना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वुडरो विल्सन का नाम याद रखिएगा। वुडरो विल्सन का नाम याद रखिएगा। ये वुडरो विल्सन जो थे ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वुडरो विल्सन, किसका नाम याद रखना है? वुडरो विल्सन का नाम याद रखना है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन अगर हम पूछ दें आपसे कि बताइए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर आप करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर आप करेंगे। आप बताइए कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1760 के समय में हुई थी। 1760 के समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये जो